लेट्स स्टार्ट फास्ट मोड में। ये एक तरह की क्या है, आप लोगों के रिवीजन है। लेकिन समझ लो कि तुम्हें +1 बिल्कुल आती नहीं है, भूल गए सब कुछ। ठीक है, ये मान के चलो कि सब कुछ ही भूल गए, तो जीरो से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच में बुक्स भी पढ़वाऊंगा। राइट है, तो स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल पॉजिटिव नोट पर बेटा, सीरियस वे में +1 की रिवीजन हमने लोग बाद में शुरू करेंगे, सिलेबस खत्म होने के बाद। हमने सीरियस वे में कहाँ स्टार्ट कर दी, पहले ही स्टार्ट कर दी। ठीक है, मई स्टार्ट होने से पहले पहले +1, जब तक सिलेबस खत्म होगा मे भी हम कोई 3-4 चैप्टर कवर अप कर चुके हो। तो बिल्कुल सीरियस नोट पे शीट्स करते हुए, सेक्शन बी करते हुए, सेक्शन सी करते हुए, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करते, पूरा मटेरियल दूंगा। ठीक है, पूरा मटेरियल दे दूंगा साथ के साथ ही। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वेक्टर्स से। ठीक है, पहले क्या करना होता है, बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतनी जितनी हमें चाहिए वो आती होती है तुम लोगों को। ठीक है, +2 में हो गए, वो तो आती है आपको। वेक्टर्स ज्यादा डिटेल में होता है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पहले छोटी मोटी बातें कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो आपको पता ही है, क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर टर्म्ड एज वेक्टर्स। कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कुछ कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो अब ये तो बेटा आपको सिखाना नहीं है कि वेक्टर होते क्या हैं, कैसे डिनोट करते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप, सॉरी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये क्या होते हैं आपके यूनिट वेक्टर्स। ये सब बातें तो पता ही है, फिर भी चलो थोड़ा बहुत क्या कर देंगे, रिवाइज इनको करते हुए चलेंगे। तो हमने स्टार्ट किया बेटा वेक्टर्स। तो जी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे क्या हैं, वेक्टर। ठीक है, शॉर्ट में नोट कर लेना, इसकी पीडीएफ भी बना के आपको भेज देंगे या नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सारे के सारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ खास पॉइंट होगा मैं रोक के बताऊंगा कि भैया इसको तो नोट करना ही करना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में कोई खास बात नहीं। पैरेलल वेक्टर, जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल होने की जरूरत नहीं है। अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो कौन से वेक्टर्स कह सकते हैं हम इनको, पैरेलल वेक्टर्स बेटा। दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। राइट है, उसके अलावा इक्वल वेक्टर्स पैरेलल भी होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कौन से हो गए आपके इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। उसके अलावा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल मतलब कि जो डायरेक्शन में ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड की कोई गारंटी नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है, बस एक ही बात है कि डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। अब मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बहुत ज्यादा बात आपको लेने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा आप अपने हिसाब से नोट करना। जहां नोट करवाना है वो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा, ये चीजें नोट करनी ही करनी है, और मैं भी बोल दूंगा कि ये चीजें तो नोट करनी ही करनी। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। +2 वाले बच्चों, आप लोग रिवीजन चल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल वेक्टर, फिर भी एक बार तो मैं जल्दी जल्दी लेकर चीजों को जाऊंगा ही जाऊंगा। राइट है जी, एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके अलावा क्या होगा तुम्हारे, नेगेटिव, या जिनको ऑपोजिट वेक्टर्स भी कह देते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन बिल्कुल क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। जैसे अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के, अरे बेटा आजा, अगर ए वेक्टर बेटा बी वेक्टर के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, -b के साथ लिखते हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर ऐसे लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो इसका मतलब दे आर इक्वल। इक्वल मतलब डायरेक्शन भी सेम है। फिर अगर वेक्टर ऐसे लिखे हुए हैं कि ए और बी है तो वेक्टर, लेकिन ऊपर एरो नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी, तो नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। ओके, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा बेटा, सेम होगा। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, दीज आर टर्म्ड एज द को इनिशियल वेक्टर्स। बोलो ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर। एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर ईदर 0 और 180। राइट है। अब कई बार क्या होता है, बहुत इजी सा भी क्वेश्चन हमें दिख रहा होता है, एक बार तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एक बार हमने चीजों को पढ़ना ही पढ़ना है। आपको नोट्स वोट
प्रॉपर नोट्स दूंगा, प्रॉपर। अगर हमने वेक्टर स्टार्ट किया तो वेक्टर के क्या दूंगा, पूरे नोट्स प्रॉपर, राइट है। अगर अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसके पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट वाले, राइट है। ज्यादा डिटेल में घुसना नहीं है, लेकिन काम तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। सेक्शन बी, सेक्शन सी दोनों, लेकिन इसका सेक्शन सी तो बहुत जल्दी पहुंच जाया करोगे। जो प्लस टू के टॉपिक है उसमें सेक्शन सी में पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले तो बेस बन रहा है, करते हैं, फिर जाके सेक्शन सी तक पहुंचते हैं ना। इसमें बेस ऑलरेडी बना हुआ है, बस रिवाइज कर कर सेक्शन बी वैसे उड़ जाएगा, सीधा कहाँ जाया करोगे आप, खुद ही चले जाया करोगे, आपको पता लग जाएगा कि यार सेक्शन सी पे पहुंच रहे हैं, बड़ी जल्दी पहुंचते हैं। ठीक है, पीवाई की बहुत जल्दी पहुंचा करेंगे। ओके, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में हो, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, यहाँ 0 होगा या 90। अब यहाँ पे मैंने स्टार लगाया ना, ये याद रखने की वाली बात हो सकती है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ 0 या 180 डिग्री। ठीक है, समर नया रजिस्टर लगेगा, नेक्स्ट टाइम से +1 वाली क्लास में नया रजिस्टर होगा। ठीक है, कुछ चीजें नोट करनी है, कुछ चीजें तेजी से चल रही है, स्टार्टिंग ही हुई है तो अभी तेज चल रहा है। उसके बाद काम की बात है, क्वेश्चन आने हैं बस, मेनली आज क्वेश्चन है, 1.5 घंटे की नेट क्लास है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन तरह तरह के आ जाने हैं, ईजी होंगे, ये नहीं है कि एकदम ही ओके क्वेश्चन पे चले जाएंगे, लेकिन आएंगे, काम के भी आएंगे। ओके बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर करते करते कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में हो, राइट। कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में हो, ये दोनों क्या हो गए, कोप्लेनर। अगर एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो ये दोनों कोप्लेनर नहीं है, राइट है। क्या हो गए आपके कोप्लेनर, जो कैसे हो बेटा, सेम प्लेन में हो, वो क्या हो गए जी आपके कोप्लेनर वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर विच पास थ्रू कॉमन पॉइंट। कंकरेंट वेक्टर कौन से हो गए, विच पास थ्रू कॉमन पॉइंट। हमें ना बार बार क्वेश्चन आता है कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस मतलब जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। कंकरेंट वेक्टर कौन से, जो एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये कौन से फोर्स वेक्टर्स हैं आपके, कंकरेंट वेक्टर्स हो गए। बोले ठीक जा रहे हैं हम, ठीक है, चल पड़ा हूं काम, चलेगा चलेगा, मतलब आपने सीरियस रहना है। +2 के टॉपिक तो सीरियस है ही हम, लेकिन अब शुरू की है हमने क्लास तो पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया, बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे +1 स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले स्टार्ट कर दी, अभी दुनिया बाद में करेगी, हमने पहले ही आपकी +1 लगा दी बस, राइट है। वो बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे चले हम, आप भी पॉजिटिव हो, सारे के सारे बच्चे आगे देखो, तो पॉजिटिविटी है सारी की सारी, वो पॉजिटिविटी ही रहनी है। ठीक है, एक आ गया नल वेक्टर। नल मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। वैसे इलॉजिकल बात है, जो है ही 0 तो उसका 0 ही है, तो फिर उसको कहना ही क्या, 0 ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर अगर ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, लेकिन उसको बोलते क्या है, वेक्टर ही बोलते हैं। इट इज अ नल वेक्टर, राइट है। अब इसमें से जो भी तुम्हें सही लगाओ, जो पहले मिस हुआ हो, बस उनको पकड़ते जाना, जो आता है ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ा ही हुआ है। जो नया देखेगा एकदम, वो क्या करते हैं ना, पकड़ते जाना। ओके, भूल चुका होगा, वेक्टर साल हो गया वेक्टर किए हुए तुम लोगों को। ओके, अब आता है पोलर और एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ये दोनों देख लो। पोलर कौन सा हुआ, विच हैव इनिशियल पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, राइट है। ये क्वेश्चन अगर मान लो इजी था क्वेश्चन, कई बार देखो नीट में तो वैसे ही थोड़ा सा ना रीडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे, जो नीट वाले बच्चे। ओके, और जेई में भी एक आधा क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो बिल्कुल मतलब थ्योरेटिकल सा हो, आ सकता है। अब ये कुछ चीजें हमें फंसा देती हैं, हमने मेन मेन सा तो किया होता है, बीच का जो पॉइंट होता है कई बार हमने मिस सा किया होता है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में हमें फंसा देता है। तो भाई जहां जहां पे मैं मार्क करूं, उनको तुमने भी क्या कर लो, अपने मार्किंग में ले लो। और पोलर वेक्टर क्या होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। कल को उसने ऑप्शन डाल दी, क्वेश्चन डाल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर वेक्टर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर वेक्टर, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, तब तुम टिक सही पे लगाओगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन कई बार हमें इजी होने के बावजूद भी फंसा सकता है, राइट है। तो पोलर वेक्टर का याद रखना है, क्या बोला पोलर वेक्टर बेटा, जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, दीज आर टर्म्ड एज द पोलर वेक्टर। ओके, अगली बात क्या आ गई, एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अब देखो कुछ वेक्टर्स जो है ना, सुना होगा तुमने कि एंगुलर वेलोसिटी सुना है, बोलो भाई बोलो, एंगुलर मोमेंटम सुने, एंगुलर एक्सेलरेशन सुने, टॉर्क सुने, ये सारे के सारे रोटेशनल मोशन में
सर्कुलर मोशन में कंसेप्ट आते हैं, राइट है। अब ये सारी क्वांटिटीज भी कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दीज क्वांटिटीज आर आल्सो टर्म्ड एज, मतलब वेक्टर है ये, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है। कैसा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। किसी भी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन जो है, जैसे कोई नॉर्मल वेक्टर होगा ना, उसकी डायरेक्शन तो जिधर को है उधर को ही होगी, लेकिन जो एक्सियल वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस तरफ जी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कोई चीज घूम रही है, राइट, तो वहां पे किसका कंसेप्ट आएगा? डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आएगा। कौन सी डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई नोट्स लोगे ना अपने हिसाब से, थोड़ा फास्ट चलेगा, अपने हिसाब से नोट्स ले लेना, लेक्चर रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको मिल भी जाएगा। लेकिन लेक्चर देखने के इतना टाइम किसके पास है कि 1.5 घंटे की क्लास भी लगाएगा, तो 1.5 घंटे का फिर लेक्चर भी देखेगा? इतना टाइम है तुम्हारे पास कि 1.5 घंटे की क्लास भी लगाओ, और छूट गया जो उसको 1.5 घंटे का लेक्चर भी देखो? इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, इतना टाइम नहीं है। आप डिसाइड करो कि यहीं कर कर चले जाना है, लेक्चर तो देखने की जरूरत ही ना पड़े। इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि पहले 1.5 घंटे की क्लास लगाएगा, बाद में कहेगा मैं लेक्चर भी देखूंगा। इतने वेले थोड़ी तुम लोग, बहुत काम करने हैं। तो इसी टाइम को क्या करना है? यूटिलाइज करना, ठीक है। वो तो कभी मिस हो गया किसी का, उसके लिए रिकॉर्डेड, कल को रिवाइज करना होगा तो फास्ट मोड में लगा लगा के क्या करते रहना, रिवाइज कर लेना। अब भी लेक्चर के भरोसे तो बैठो ही मत कि लेक्चर देख ना पा दोगे, इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। 1.5 घंटे की क्लास भी लगाएगा बच्चा, फिर सोचेगा मैं लेक्चर भी देखूं, इलॉजिकल। सीधा काम करना है इसको बाद, तो यही नोट करके लेके जाना है बेटा सब कुछ। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं रुक के समझा रहा हूँ। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो क्या होती है? एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट है। अगर घूम रही है साथ में क्या आएगी? एक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। बेटा साथ में क्या आएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सुनी हुई है सारी की सारी बातें। फिर अगर कोई चीज घूम रही है तो भाई उसको घुमा कौन रहा है? टॉर्क घुमा रही है। ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। इनकी डायरेक्शन किस तरफ लेनी है? अलोंग द एक्सिस, राइट है। अब एक्सिस के अलोंग जब लोगे तो एरो किधर को लगाना है? ऊपर को लगाना है कि नीचे को लगाना है? ये डिसाइड करना पड़ता है। अब इसके लिए लगेगा राइट हैंड थंब रूल। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, राइट है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर पी से क्यू जा रहा है ये, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऊपर को गया नहीं है, तो एक्सिस तो आ गया बाहर को, एक्सियल तो है ही है, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ लेनी है? बाहर को। लेकिन अगर ये उल्टा चला होता तो एक्सिस के अलोंग तो है ही है, डायरेक्शन किस तरफ लेनी है? अंदर को लेनी है। जल्दी बोलो, समझ गए समझ गए समझ गए। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ एक पंगा है, कभी इसको स्केलर मानते हैं, कभी इसको वेक्टर मानते हैं। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है तो ये वेक्टर है, अगर ज्यादा छोटी नहीं है इसको क्या मानते हैं? स्केलर मानते हैं। भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन को एक आधा आएगा फंसाता है, राइट है। तो तुम्हें जो नोट्स मिलेंगे उसकी लाइन टू लाइन पे जाके पढ़ना है, जो पॉइंट अच्छा लगे उसको अंडरलाइन करना है। देखो ऐसे ही रैंक शैंक आना है, नॉन सीरियस एटीट्यूड से बिल्कुल नहीं आना। नोट्स दिए तो मतलब पढ़ने हैं, राइट है, अंडरलाइन करने हैं, विचो देखना है। ओके जी। अगर शीट दी है तो वो करनी है, प्रेशर नहीं आप पे डालेंगे हम ज्यादा। हफ्ते के अंदर जो +1 का टॉपिक चल रहा होगा एंड द एंड ऑफ द वीक आपने वो कंप्लीट करके रखना। समझ रहे बात को कि नहीं? जो दूसरी क्लासेज है उसका साथ के साथ चल रहा है, +2 का टॉपिक साथ के साथ चल रहे हैं, आपसे वो करनी पड़ते हैं। +1 अभी लाइटली शुरू की है, लाइटली मतलब हफ्ते में 1 या 2 क्लास लगाएंगे, लेकिन उसका काम क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, ताकि बाद में रिवीजन नहीं कराऊंगा मैं। जब सिलेबस खत्म होने के बाद जहां पे +1 चलेगी, भाई जहां चल रही होगी वहीं से चलेगी वो। जैसे मान लो एट द एंड ऑफ द सिलेबस, जब तक +2 का सिलेबस खत्म हो रहा होगा, तो +1 भी तो साथ पैरेलल कर दी हमने। करते करते इसके 3 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर हो गए, तो भाई हम 5 में से ही शुरू करेंगे। समझ रहे बात को कि नहीं? इतना टाइम नहीं होगा, टेस्ट लेने होते हैं वहां पे, तो टेस्टिंग बड़ी मतलब दूसरे तरीके से शुरू हो जाएगी जब तक आपका सिलेबस खत्म होगा। टेस्टिंग में फिर +1 के टेस्ट के साथ साथ +2 जुड़ जुड़ के आया करेगी। उधर +1 का टेस्ट चल रहा होगा रिवीजन में, और साथ में क्या चल रहा होगा? +2 का एक टॉपिक चल रहा होगा टेस्टिंग में। तो ऐसे करके आएगा सारा का सारा सिस्टम। अगर हम सब कुछ ठीक तरीके से कर जाएं तो बहुत ही प्लान्ड वे में चल रहे हैं हम। समझे? जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा हम और तेज होते जाएंगे, ढीले थोड़ी पड़ने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा
वैसे वैसे सेटलमेंट होती जाएगी, सारे सेटल, तुसी सेटल, मैं सेटल, फिर काम पे चले जाएंगे। अभी तो सेटलमेंट में भी पड़े रहते हैं ना, कि किसी को सुबह के बैच में करना है, शाम के बैच में करना है, तो सेटलमेंट जैसे जैसे होती जाएगी काम अपना और सॉलिड होता जाएगा। जल्दी, एक मिनट बेटा, जल्दी बताओ, अभी जो बात चल रही थी वो सबने फॉलो की कि नहीं की? एंगुलर, बाकी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ही है, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर ही माननी है, राइट? टॉर्क वेक्टर ही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो वेक्टर है, अगर वेरी स्मॉल नहीं है तो उसको स्केलर मान दो। इसके साथ पंगा है। अब क्वेश्चन में बनकर आ जाएगा, तुम्हें पढ़ा होगा कहीं पे, पता होगा, तभी उसका टिक सही लगाओगे। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन हमारे पास। जल्दी बोलें, जितनी बात है क्लियर हुई कि नहीं? नोट्स मिलेंगे बकायदा, पढ़ना भी है, ठीक है? नोट्स मिलेंगे बकायदा, पढ़ना भी है। तो पोलर और एक्सियल पे थोड़ा सा मैंने क्या किया, कंसंट्रेट किया। अगली बात आती है यूनिट वेक्टर। अगर +1 को कराएं नए सिरे से, ये तो आपका दूसरे स्टाइल में चल रहा है, तो उसमें यूनिट वेक्टर सबसे पहले समझाया जाता है, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ समझाया जाता है। आपको पता है व्हाट इज यूनिट वेक्टर? क्लियर है सबको? क्या होता है यूनिट वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बेटा? 1 के इक्वल। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज टर्म्ड एज अ यूनिट वेक्टर। इनको टोपियां पहना बना के क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास 3 बेस वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स में। कौन कौन सा बेटा? एक्स कैप, वाई कैप या जेड कैप, है ना? एक्स एक्सिस वाले को एक्स कैप भी बोलते हैं, इसको वाई कैप भी बोलते हैं, इसको जेड कैप भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा क्या यूज करते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। जल्दी बताएं, क्लियर है? ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत तो नहीं है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप का फंडा पता होना चाहिए। वेक्टर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना? 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया भाई? 9, 1, 4, कितना आ गया? 14 आ गया। गलत तो नहीं किया मैंने? चेक करो, ठीक है? इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, वेरी गुड। यूनिट वेक्टर जो होता है, अगर किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जल्दी बताओ, समझ गए कि नहीं? ये बताने की जरूरत तो नहीं है, बोलते जाओ बस, अपा उसके हिसाब से खींच देंगे ना। किसी को बहुत बेसिक की जरूरत हो तो वो भी बता देंगे, ठीक है? बता भी देंगे, लेकिन अपा एक बार कम तक खींचिए। ये तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे। क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है यार, क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, बहुत ईजी आ जाए, आ भी सकता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आ गया कि ए कैप इज इक्वल टू 0.3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कर लोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। उसने क्वेश्चन दे दिया ए कैप ऐसे है, तो तुम्हें समझना है कैप वो बताएगा नहीं, यूनिट वेक्टर है, तुम्हें देख के जज करना था ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर, राइट है? तो आपने क्या लिखना है? 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सॉल्व करके एक अननोन सी ही बच रहा है, कर लोगे कि नहीं? भाई काम मिलेगा, पहले बता रहा हूं मैं, बड़ा सीरियस बंदा हूं मैं काम के प्रति, पहले बता रहा हूं मैं। अब काम मिलेगा, सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। आज रिवीजन है इसकी, कल बता दूंगा, पकड़ा दूंगा सारे आपको, इसकी जो भी है शीट वीट पकड़ा दूंगा, और उसको आराम से ठंडे दिमाग से टाइम के हिसाब से एक हफ्ते के अंदर अगली क्लास तक, अगली क्लास सैटरडे लगवाऊंगा, ठीक है? संडे है, एक सैटरडे फिर से संडे को लगवा दूंगा, राइट है? पहले डाउट करा देंगे आपके, उसके बाद अगला पार्ट करा देंगे, फिर डाउट करा देंगे। 2 या 3 क्लासेस में हमने वेक्टर्स क्या कर देना है, बढ़िया PYQ तक कंप्लीट कर देना, राइट है? 3 क्लासेस लगाएंगे वेक्टर्स की, उसके PYQ तक आकर अपना कंप्लीट करेंगे, वेक्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लूं इस टाइप का तो हो ही जाएगा आप लोगों से, गुरमन हो जाएंगे, कर ही रखे हैं। ओके, सिर्फ मतलब बोलने से भी नहीं काम चलेगा, मतलब मैं करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मेन मुद्दा है कि क्वेश्चन दूंगा खूब सारे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रेशर नहीं डालूंगा मुझे, मैं बिल्कुल हिसाब किताब से कराऊंगा। ये नहीं है कि +2 का काम ढीला पड़ने लग जाए, मतलब दोनों काम मैं पैरेलल चला दूंगा, ठीक चलाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब अगली बात आती है एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो हमारा आज का मुद्दा क्या है? वेक्टर के बेसिक्स,
ये हमने देखे थोड़े से, बाकी पढ़ लेना। उसके बाद एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, रेजोल्यूशन है। आज का मुद्दा 3 है। ऐड कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, 3 बातें हैं हमारी आज, राइट है। वो हमने कवर अप करनी है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं। ट्रायंगल लॉ 2-3 मिनट में बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा बस सीधा। पैरेललोग्राम 2-3 मिनट में बता के, और पॉलीगन लॉ, राइट है। ट्रायंगल लॉ से ज्यादा बेटर कौन सा यूज होता है, ज्यादा यूज कौन सा होता है, पैरेललोग्राम ज्यादा यूज होता है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रायंगल लॉ से बेटर निकल जाते हैं, बड़े झटके से निकल जाते हैं, तो दोनों ही आने चाहिए। ट्रायंगल लॉ सिंपली क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। कुछ भी नोट नहीं करोगे भाई, थोड़ा बहुत नोट करो, माड़ा मोटा नोट कर ही ना होता है, चाहे आता हो, लेकिन आपने नोट करना है। ठीक है, उससे क्या है, अलर्टनेस रहेगी तुम्हारी, सीरियसनेस आ जाएगी। अगर तुम कह रहे हो कि बस बैठ के देखोगे सब कुछ आता है, ऐसे मत मानो कि कुछ भी सब कुछ आता है। जो थोड़ा बहुत नोट करना है वो तो करना ही करना है ना, पता तो लगे शॉर्ट में क्या क्या है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं बेटा, उनको तुमने ऐड करना है, तो इनको एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के रूप में क्या कर लो, सेट कर लो। ठीक है, नीचे वाले को क्या मान रहा हूं मैं, ए मान रहा हूं, ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं बेटा, बी मान लेते हैं। तो बी को मैंने ऐसे सेट किया, तो ट्रायंगल लॉ कहता था इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एट एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में, राइट है। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल दिया हुआ है, गिवन में क्या है तुम्हारे पास, थीटा। तो रिजल्टेंट का फार्मूला सबको पता है, क्या होता था जल्दी बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पता ही है सबको। रिजल्टेंट का फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। मेन मुद्दा रिजल्टेंट का नहीं है, मैग्नीट्यूड का नहीं है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का है। अब इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला यूज करते थे, कौन सा, tan अल्फा वाला। ठीक है जी, ये दुनिया यूज करती है। tan अल्फा वाले में सारे कंफर्टेबल होते हैं, 2-4 सवाल निकालकर tan अल्फा वाला फार्मूला यूज करना सीखो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई अनकंफर्टेबिलिटी नहीं है, सबको आता है। अनकंफर्टेबिलिटी इसमें आती है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें tan अल्फा वाला भी यूज करके डायरेक्शन भी निकालनी होती है, राइट है। tan अल्फा का क्या फार्मूला है कि अगर रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा किसके साथ, ए के साथ, तो इसका फार्मूला क्या है, इट इज बी साइन थीटा। मैं कह रहा हूं नोट करते हुए दिखने चाहिए मुझे, ये मत सोचो सब कुछ आता है, अभी क्वेश्चन निकलवाऊंगा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। जल्दी बताओ, ये फार्मूला याद है कि नहीं, याद होना चाहिए। जहां जहां पे तुम्हें याद नहीं होगा वहां पे मैं स्टार लगाऊंगा, बताऊंगा ना कि अच्छे देखो, याद है फार्मूला, याद होना चाहिए और यूज करना भी आना चाहिए, राइट है। अगर बी नीचे लगाया होता, देखना एक बार, ये बी नीचे लगाया होता तो अल्फा किसके साथ बनने वाला एंगल हो जाता, बी के साथ। तो फार्मूला क्या बनता, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। लगाना आना चाहिए, गलती मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, राइट है। एक ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ में सेम साइड में इसको शिफ्ट करना पड़ा। पैरेललोग्राम कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है बेटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इनका जो डायगोनल है, डायगोनल वही हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, बात तो वही है। अगर मैं इसको ना शिफ्ट करता, ऐसे ही रखता, तो डायगोनल ने रिजल्टेंट दे दिया। वैसे कौन दे रहा था, ट्रायंगल लॉ दे रहा था। तो बात तो वही है, वही आया ना, रिजल्टेंट तो वही आया। जल्दी बताएं, क्लियर 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 क्लियर, थोड़ा तेज होइए। फिर से वही बात, रिजल्टेंट का यही फार्मूला आएगा। और अगर हमारा रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, अगर ए के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, तो tan अल्फा का भी यही फार्मूला आएगा। बोलो क्लियर है, समझ गए, हो जाएगा, आता ही है। अब यहां पे आती है स्पेशलिटी। अगर दो इक्वल वेक्टर होते, सेम डायरेक्शन में होते, तो वो तो अभी कुछ दिन पहले ही कर रहे थे, दो इक्वल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और उनके एंगल है 60 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, √3 इंटू ए आ जाएगा। 90 डिग्री कितना आ जाएगा, √2 इंटू ए आ जाएगा। मतलब इन ट्रिक्स को और तेजी से सीखना है।
रिवाइज करना है। 90 डिग्री पे तो क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। मतलब ये पता होनी चाहिए, मान के चलो, राइट है। तो ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम का अच्छा यूज हमें आना चाहिए। ठीक है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे खूब यूज हम कर ही रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा रोका नहीं हमने। अब आता है कौन सा, पॉलीगन लॉ। ओके, पॉलीगन लॉ पता है तुम्हें, जल्दी बताओ, पॉलीगन लॉ पता है कि नहीं पता? किस किस को नहीं पता, हाथ खड़े करो जिसको पॉलीगन लॉ नहीं पता। कोई बात नहीं, सुनो, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम तो पता था, पॉलीगन लॉ के मिस्ड है, वैसे ही मिस हो जाता है। कई बार एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो पॉलीगन लॉ से बहुत बढ़िया निकल रहा हो। तो पॉलीगन लॉ कहता है, इसकी स्टेटमेंट में बस बोल दूंगा, ट्रायंगल लॉ कहता है if two vectors are taken as the adjacent sides of the triangle in same order, resultant is given by the third side taken in opposite order। यही कहता है ट्रायंगल लॉ। पॉलीगन कहता है कि दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, if some sides of the polygon are taken as sides of the polygon in same order, resultant is given by the closing side of the polygon in opposite order। ये टक 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 सेम साइड सेम सेंस में है। ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है तीनों का, a+b+c है। नहीं समझेगा, समझ गए, समझ गए, पता होना चाहिए। एक बार तो पढ़े ना हम, जो मिस्ड है उसको देखना है पक्का। ओके, स्टेटमेंट क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, खैर वैसे मैं बोल देता हूं। इफ एनी नंबर ऑफ साइड्स आर टेकन एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ भी पॉलीगन लॉ ही है एक तरह का। दो साइड तीसरी ऑपोजिट ऑर्डर में क्या देती है, रिजल्टेंट देती है। जल्दी बोलो, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे। ये ए और ये बी है, ये ऑपोजिट ऑर्डर वाली क्या हो गई, a+b हो गई कि नहीं। और ये दोनों आप फिर ट्रायंगल लॉ लगा दे सेम सेंस में। ओके, जल्दी बोलो, समझ रहे हो। अब चेक कर, ये a+b है, ये c है, तो ये क्या a+b+c हो गई कि नहीं हो गई, लग गया कि नहीं। ट्रायंगल लॉ से क्या बनता जा रहा है, पॉलीगन लॉ बनता जा रहा है। उम्मीद है मैंने समझा दिया। और बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। अगर ये ज्यादा साइड भी होती, 5 साइड होती, एक बार और करके देख लो, a b c d, ये क्लोजिंग साइड जो है ये क्या है, a+b+c+d है। ओके, ये a है, ये b है, चेक करो, ट्रायंगल लॉ कहता है ये a+b है, ये c हो गया। ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये इन दोनों का समय, तो a+b इधर है, c a+b+c है। जल्दी बोलो, समझ लो। अब ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये दोनों फिर सेम सेंस में है, तो ये a+b+c था, ये क्या था, d था, तो आ गया कि नहीं आ गया, ये पॉलीगन लॉ। ठीक है, वैसे ही मिस हो जाता है बिना मतलब, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तभी कहता हूं, चाहे तुम्हारे जो +2 के नोट्स मिले हुए हैं, हर चीज को सीरियसली लो। ज्यादा खलारा हमने डाला ही नहीं है। क्या बोला है, कॉपी के नोट्स पढ़ना है, सीरियसली लो। एक मॉड्यूल पढ़ना है, सीरियसली लो। दो ही तो चीजें पढ़नी है, सारी शीट से लेके सब कुछ किसी में मॉड्यूल में बस दो चीजें पढ़नी है, उन्हीं को क्या लेना है, सीरियसली लेना। ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना, यहाँ से PYQ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, फिर कुछ भी नहीं होना। उसी में PYQ है, सारे के सारे सेक्शन है, ए है, बी है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। दो ही चीजें करनी है, दोनों को क्या ले लो, सीरियसली ले लो। नोट्स जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो लाइन टू लाइन, कॉपी के नोट्स पढ़ोगे तो लाइन टू लाइन। बथेरी चीजें जो मॉड्यूल में नहीं होंगी कॉपी में आ जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉपी में नहीं आ पाती, मैं बोल नहीं पाता, किसमें आ जाती हैं, मॉड्यूल में से देनी पड़ती। तो जल्दी बताओ, पॉलीगन लॉ हो जाएगा, बोला करो, बोला करो, पॉलीगन लॉ हो जाएगा। ओके, अब आती है सब्ट्रैक्शन। क्या चीज आ गई, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है स्पेशल। दो वेक्टर्स हैं, एक ए और एक बी, मुझे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो ये है ए, ये है बी, एंगल कितना है, थीटा। मुझे चाहिए a-b। यार a-b का कोई अलग से रूल नहीं है, मैं b को उल्टा कर कर a में ऐड ही करूंगा, ऐड ही करूंगा। एडिशन का ही क्या लगाना पड़ेगा मुझे, रूल लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को कि नहीं। तो उसका कोई अलग से रूल नहीं है, मुझे -b कर कर
उसमें ऐड ही करना पड़ेगा। जल्दी बोलो पॉइंट फॉलो करके कि नहीं। अब ये बी है तुम्हारा, ठीक है। अब बी को क्या करना पड़ेगा मुझे, रिवर्स डायरेक्शन में इधर को जा रहा था ना बी, जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं, हो गया उल्टा। अब ये बी को क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया। नाउ इट इज नॉट बी, इट इज माइनस बी। जल्दी बोलो क्लियर कि नहीं। ये पहले से क्या था यहां पर, ये बी है, ये माइनस बी है। ए और बी को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट इधर को जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं। ए और बी को, ए और माइनस बी को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। जल्दी बोलो डन हो गया। नाउ दिस इज रिजल्टेंट विच इज ए प्लस माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी। और बोलो ठीक है कि नहीं। जहां पे तुम्हारा गैप रहा होगा 11th क्लास में, उसको मैं ज्यादा बोल रहा हूं, जो छोटी मोटी बातें हैं उसको खींच दे रहा हूं बस। जल्दी बताओ, ऐड करने का कोई डेफिनेट रूल नहीं, हमें डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। कल को क्वेश्चन आएंगे रिलेटिव वेलोसिटी के, तो वहां पर डायग्राम बनाना भी आना चाहिए कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जल्दी बोलो क्लियर हो गया। दिखने में ये इधर को जा रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी उधर को जाता है। ओके, अब आते हैं इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये बनेगा अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन थीटा ये लेना पड़ेगा, ये 180 माइनस थीटा। समझ गए कि नहीं। तो यहां पे मैं लिखूंगा आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बेटा 180 माइनस थीटा। ठीक है, कई बार कुछ चीजें बहुत इजी भी हैं, लेकिन कर लो एक बार यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ बेटा कितना 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब ए और बी वेक्टर को अगर क्या करते हो आप सब्ट्रैक्ट, तो रिजल्टेंट ये है। ऐड करते हो तो रिजल्टेंट क्या है, प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अगर रिजल्टेंट यानी कि ये ए के साथ कितना बनाता है एंगल अल्फा, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ कितना बनाया उसने अल्फा, तो अगर तुम माइनस कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन मिलेगी, वही फार्मूला है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा बन जाएगा। क्योंकि वो यहाँ पे भी 180 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा ना, कॉस 180 माइनस थीटा। जल्दी बताओ क्या ये फार्मूले याद कर लोगे, बोला करो, कर लोगे, पक्की बात है। तो बेसिक्स यूनिट वेक्टर का फंडा, और उसके साथ क्या आ गया फिर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राइट है, भले ही तुम्हें आती हो, एक बार रिवीजन जरूर मारो। अल्फा, ये जो रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल, ठीक है। अगर ऐड करते हो तो अल्फा ये है, ए के साथ जो एंगल बना रहा है, अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट इज मेकिंग विद ए। अगर रिजल्टेंट ए प्लस बी है तो ये है, अगर ए माइनस बी है तो दूसरा। जवाब दे दो, सही, ठीक जा रहे हैं हम, बात बनती नजर आ रही है। अभी बहुत कुछ करना है, सीक्वेंस में लेके जाऊंगा। अभी तुम्हारे बड़े वीक पॉइंट पड़े हैं, सारी तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स डूबी हुई होगी, सारी तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर भूला हुआ होगा। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट वाले जो वेव्स एंड ऑस्सिलेशन एसएचएम, वो भी भूले भाले हुए होंगे। वो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। +1 के जो हाफ ऑफ द सिलेबस के अगला पॉइंट है ना, वो ज्यादा वीक होता है। तुम पहले वाला क्योंकि थोड़ा याद वाद भी होगा, वो कर जाएंगे। जब तक +2 का सिलेबस खत्म होगा वही बचेगा, उसको डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, तो लंबा खेल है और चीजें ठीक जा रही हैं, आप भी कर ही रहे हो, तो लंबा काम है अभी अपना। क्योंकि एक दो दिन का काम नहीं है ना, पूरा साल का मतलब कि मेहनत है। तो साल भर कैम रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भी 2 महीने बढ़िया किया और उसके बाद फिर ढीले पड़ गए ना, ऐसे नहीं। हर महीने समझ लो, हर 1 तारीख को हमें क्या होना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि यार अभी तो हमने क्या किया है, शुरुआत ही किया। हर पहली तारीख को एक ही फंडा किया, यार अभी तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया, ये समझ लो।
तो वापस अपनी एनर्जी जो है ना हर पहली तारीख को ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तेजी से निकालूंगा, 15-20 क्वेश्चन हैं, राइट है। आ जाते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, दिख गया। ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, ए और बी के बीच का। ए किधर को है, ए और बी के बीच का एंगल बनाओ, चलो। एंगल बिटवीन ए एंड बी, जल्दी जल्दी चाहिए भाई मेरे को। कितना आ गया, कितना, 105। पक्की बात है, कैसे 105 भाई? ये कौन है, बी, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये कौन है, ए, ये किसकी डायरेक्शन है, ए की। ये किसकी डायरेक्शन है, बी की, ओके। ये कौन था, बी भाई, तो ये कितना था, 45, नहीं समझे, ये समझ गए। और ये कौन था, ए, ए ने यहां कितना बना रखा था, 30, यहां कितना बना रखा था, फिर 30 ही बनेगा। ये कितना बना बता, 60। आंसर कितना आ गया, 105 डिग्री आया, 105 ही बताया था तुमने, समझ लग गया। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल, बिल्कुल जनरल, एंगल बनाने वाले, राइट है, बना लोगे युवराज, बन जाएंगे। दूसरा किसके बीच में बोल रहा है, एक और कर लेते हैं, चल। ए एंड सी, ए एंड सी, ये कौन है, ए, ठीक है। फिर वही बात, ए का ये वाला एंगल कितना था, 30, तो ये कितना बना, 30 बना। दूसरा कौन सा है, सी, सी इधर को जा रहा है ना, ये जा रहा है सी। अब सी ने, ये कितना था, 30, तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया ना। सी इधर को जा रहा था, सी जो बन रहा है, ये भी कितना हो गया, 30 बन रहा है। तो ए कहां पर है मेरा, ये हो गया, और सी इस तरफ है। बना लोगे कुल एंगल, जल्दी बताओ। बन गया, ये 30 है, तो ये भी क्या बन रहा है, ये 30 है, कितना बन रहा है, 30, ये 90, ये वाला चाहिए होगा तुम्हें, कितना बन रहा है, चेक करो। ये सी है ना, ये सी की डायरेक्शन है, ये 30 है, तो ये 30 है, तो ये 30 बनेगा। ये कितना है, 30, ठीक है। ये भी कितना आ गया, 30 आ जाएगा। बन गया एंगल इनके बीच में कि नहीं, कितना आ गया, 150 आ गया। 90 प्लस 30 प्लस 30, 150 आ गया, ओके, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन। इन दोनों के बीच में देख के बताना है, बस देख के बताना है, देख के बताना है, करेंगे नहीं हम। अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो बस। फाइंड द एंगल बिटवीन द, अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है, जल्दी बता दो, कितना है, 60। 120 है काके, 60 नहीं है, अभी वही तो कर रहे थे। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कितना एंगल है इनके बीच में, ओके सर क्या, ये क्वेश्चन थोड़ी गलत करके आना है, 120 डिग्री है, ठीक है। हमने क्वेश्चन की शुरुआत बेसिक से ही की है, बिल्कुल बेसिक। तुझे एरो देखना है, पिछले क्वेश्चन में यही तो था, ठीक है जी। बोलो बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है। मेन ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसका यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं पर, कुछ ना कुछ तो आएगा इससे रिलेटेड। जल्दी बताओ, पहले दोनों क्वेश्चन क्लियर थे, हो जाएंगे, कर लिए। बस देखोगे, कुछ भी नहीं नोट करोगे, माड़ा मोटा क्वेश्चन कम से कम सोल्यूशन तो नोट कर लो यार, कैसे चल रहा है काम। चलो थोड़ा बहुत कर लो। द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी इज, ओके, क्या आंसर है, वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, ए टू बी। ये क्या है, ए पॉइंट, ये क्या है, बी पॉइंट। इनको ज्वाइन करने वाला क्या, वेक्टर चाहिए, ठीक है जी। इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर चाहिए, जल्दी बताओ क्या करूं। इसको मान कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या हो गया तेरा, पहला वेक्टर R1, समझ गया। ये क्या हो गया तेरा, दूसरा वेक्टर R2। चाहिए क्या तुम्हें, ये वाला, तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, ठीक है। डायरेक्ट करना है अगली बार से, पहली बार से देख, ये R1 है, ये AB है, R1 प्लस AB वेक्टर ट्रायंगल लग रहा है, ये दोनों सेम सेंस में है, किसके इक्वल हो गया, R2 वेक्टर। तो AB वेक्टर किसके इक्वल हो गया, R2 माइनस R1। नहीं समझे, ये समझ गए। तो अगर A पॉइंट है, B पॉइंट है, A का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना, ये दे रखा है, 1i प्लस 1j माइनस 1k, नहीं बनी बात, के बन गई। और दूसरे का पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो तुझे चाहिए A टू B,
ए टू बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अगर चाहिए होता बी टू ए, तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का। नहीं समझ गए? समझ गए? हो जाएगा, क्लियर है? तो ये आंसर मैच करना भी मकसद नहीं है, कैसे कैसे करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने सिलेक्टेड ही है, ऐसे करते हैं। बोलो ठीक हो गया? कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं ना, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना। युवराज क्लियर है? ए टू बी मतलब ए से बी वाला चाहिए तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका, बी टू ए होता तो ए माइनस बी करते। डन हो गया, छोड़ दूं, आगे बढ़ूं। ओके, अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर साउथ। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मैन वॉक 40 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में कितना गया? 40। 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट गया, देन 40 मीटर साउथ, कितना गया? 40 मीटर साउथ। तो आंसर क्या है इसका? 30 मीटर ईस्ट। देखो 30 मीटर के साथ ईस्ट लगाना जरूरी था ना, हम एमसीक्यू करते हैं तो खैर तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं है। एमसीक्यू में क्या होगा कि ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में तुम्हें खुद पता लग जाएगा डायरेक्शन भी बतानी है ना। ऑप्शन ना हो तो फिर पंगा है कि तुम सिर्फ लिख के आ रहे हो कि 30 मीटर डायरेक्शन नहीं बताओगे, तो इसका मतलब तुमने अधूरी बात ही बोली है। बोले ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन। टू फोर्सेस है, 500 न्यूटन डू ईस्ट एंड 200 न्यूटन डू नॉर्थ, फाइंड F2 माइनस F1। ओके, F2 माइनस F1 विद डायरेक्शन चाहिए। उसने ऐसे नहीं बोला, क्या बोला है? F2 माइनस F1। पेन चला लो और मुझे डायरेक्शन बताओ किधर को आई। पेन चला लो, थोड़ा बता करो इसको, क्या कह रहा है? पेन चलाओ। F1 500 है, F2 कितना है? 200 है। फाइंड F2 माइनस F1। ओके, पहले क्या निकालोगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना आएगा? बोलो। 500 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर माइनस 2, 500 इंटू 200। मेन मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हें ये आता है, मेन मुद्दा ये है कि कौन कितनी तेजी से निकाल लेगा इस रिजल्टेंट। बता जल्दी, कौन बता रहा है कि निकल गया कि नहीं निकला? जल्दी, सिर्फ सुनते रहने से थोड़ी कुछ मिलना है तुम्हें। कोई एक आधा सवाल निकाल के दिखाओगे तो भी बात बनेगी। रिजल्टेंट कितना आया और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए कौन सा फार्मूला लगाना, देखो। घंटा लगा दोगे? चल छोड़ो, जो निकालेगा आंसर दे दे। डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला लगाऊं, जल्दी बताओ। डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला लगाऊं? 500 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड 200 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ये 500 और सही सही बनाई है मैंने डायरेक्शन। जल्दी बोलो। अब अगर तुमने फोटो पहले बना ली होती, फोटो पहले बना ली होती तो तुम्हें पता लग जाता ये लिखना ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो बंदा फोटो बना लेना, यही तो बोल रहा हूँ, पेन चला लिया करो। अगर फोटो पहले बना ली होती या और ढंग से ऑब्जर्व कर लिया होता तो ये लिखते ही ना 90 वाले टर्म में, ये तो लिखनी नहीं है, फिर तुम आंसर निकाल देते। यही तो बोल रहा हूं, कम से कम हाथ चलाओ, उसको कम से कम पूरा पढ़ो और क्वेश्चन के प्रति क्या रहो, सीरियस रहो। जो क्वेश्चन आ गया उसके प्रति क्या रहो, सीरियस रहो। काम के प्रति क्या रहो, सीरियस रहो। जल्दी बताओ, पता लग गया कि नहीं? वो करने नहीं था, सीधा यहीं से कर देना था आपने। ठीक है, एक कितना हो गया? इधर 25 आ जाना सीखा, इधर कितना आना सीखा? 4 आ जाना चाहिए, सीधा क्या आ जाता? 29 आ जाता और 100 बाहर आ जाता। नहीं समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? तो जब तुम्हें कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलने हैं, पहली बात तो ये समझो उसका 70% क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने वाला नहीं है। साइकोलॉजी भी तो समझो तुम। साइकोलॉजी ने रोज कहता हूँ एग्जामिनर की या एग्जाम्स की या पेपर्स की, पहले क्या समझो, साइकोलॉजी समझ लो। 70% क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने वाला नहीं है। नीट का 90% क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं। वो ट्रिकी है, दिमाग लड़ाना है, छोटे मोटे हैं, ट्रिक से निकलते निकलते जाना। जेई का 30% क्वेश्चन सॉल्व करने वाला भी होगा, बाकी थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रिक से निकलते चले
जाएंगे आप। ओके जी। अब इसमें भी क्या करना था, कुछ भी नहीं। क्या करूं जल्दी बता, डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, इसको क्या मान ले, अल्फा मान ले, तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बता, 200 बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बस 200 बाय 500 हो जाएगा। नहीं समझे क्या, समझ गए, ठीक है। अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2/5 हो जाएगा, बस बात खत्म। राइट है। तो आप समझो कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना, ये वो करने से पता लगेगा। अगर तुम सिर्फ देखते रहोगे, देखने से थोड़ी पता लगना है। जल्दी बताओ, जल्दी हो सकता था कि नहीं हो सकता था। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 एंड कैन बी। ओके, दो फोर्सेस है 10 और 6, बताना इसका आंसर क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। दो वेक्टर्स को अगर ऐड करो, समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ए प्लस बी और कम से कम ए माइनस, 10 और 6 को ऐड कर रहे हो, बस तो बस 16, कम से कम 4, 4 और 16 के बीच में ही आएगा आंसर। विच ऑफ द कैन बी, 2 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है। जल्दी बोलो, समझ रहे, समझो समझो बातों को, मैं सीरियस नोट पे काम करा रहा हूं। तुम लोग आए हो, घर वालों ने नाश्ता नुश्ता करके भेजा है, संडे वाले दिन भी सवेरे उठकर, कि तनु को नाश्ता कराया होगा कि संडे वाले दिन लोग होते हैं। एक बच्चा कह रहा था यार मेरे पापा नहीं आने देंगे, उधर वाले बच्चे जो हैं, तो मैंने कहा क्यों, कहते हैं पापा बोलते हैं कि रोज तेरे को छोड़ने आता हूँ, संडे को तो मेरे को सोने दिया कर। तो नहीं आई वो लड़की, उसके पापा सो रहे होंगे, अब तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजा है कि नहीं तुम्हें, सवेरे चाय पिलाई होगी, थोड़ा बहुत नाश्ता कराया होगा, सबका एफर्ट लग गया, तो ऐसे ही कोई मजाक करने थोड़ी आए हैं हम लोग, क्योंकि समझ, मजाक करने आए हैं हम लोग, मजाक करने थोड़ी आए हैं भाई, काम करने आए हैं। तो इसलिए इन चीजों को सीरियसली लो, ये मतलब यही बातें सुननी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ऐ होने हैं कि भी क्या फंडा लगाया कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ए प्लस बी, कम से कम कितना हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है। बातें सुननी है, क्योंकि मैं ये सोचकर कि छोटे मोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, कराऊं ही ना, ऐसे नहीं ना बात बननी, वो फिर रह जाने, नहीं तो जैसे +1 में रह गए होंगे तुम्हारे, वो फिर से रह जाने हैं, तो फिर से थोड़ी छोड़ने हैं। ए दिया, बे दिया, बी दिया और ए दिया हुआ, ये सी होगा, ठीक है। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, इनको ऐड करना है मान लो। तो कैसे ऐड करते हैं, अगर आई जे के फॉर्म में दे रखे हो, तो आई से आई, जे से जे, के से के ऐड करना है, माइनस का ध्यान रखते हुए। ये सैंपल क्वेश्चन है बस, वैसे समझ गए कि नहीं। अगर एंगल दिया हो, मैग्नीट्यूड दिए हो, तो कैसे ऐड करते हैं, √a²b² वाला फंडा लग रहा है। अदरवाइज फिर इनको कैसे ऐड करते हैं, आई से जे, के से के, हैं के, इसका आंसर के कैप है, ठीक है, बड़ी जल्दी कर लिया, पक्का आंसर के कैप आ रहा है। चलो मान लेते हैं, सारे ध्यान दो बेटा, सारे सॉल्व करो, मतलब जो है ना कि क्वेश्चन आ रहा है जब, वो तुम्हारे लिए आ रहा है, तुमने दिमाग लगा के अपना क्या करना है, सॉल्व करना है। वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी एंड पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी, पता लग गया क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन करना है, बी माइनस ए करना है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। 2 में से 1 गया, -3 में से -1, -4 हो गया, 4 में से पता लग गया, हूं दूसरी बार आया तो हो गया ना। याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, तब जाके फिर हमारा दिमाग वहां पर, मैं आपको कहता होता ना कि यार एग्जाम में दिमाग अपना ही चलाना पड़ेगा, अपना ही चलाना पड़ेगा, भाई चलाना तो अपना ही पड़ेगा, लेकिन अगर अपने दिमाग को पहले ही बहुत ज्यादा चला लें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन खूब कर ले, तो वहां पर फिर थोड़ा कम चलाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आएंगे कि वहीं पे चलाना पड़ेगा। जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरे में पता लग गया ना, यही फंडा है बस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, एक कर लो, फिर दूसरे में मजा आ जाएगा, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया, बोलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। Vector of magnitude 30 and directed eastward is added to another vector of magnitude 40 and direction northward. Find magnitude and direction of resultant with east. Okay. थोड़ा सा फोटो बना लो, एकदम डायग्राम बनाओ, देखें होता है तुमसे कि नहीं होता, जल्दी से कोशिश तो कर लो। और इस बार ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन के साथ मिलाना है तुमने आंसर। आंसर मिलाना भी है, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, पता नहीं, अब देखते हैं। वेक्टर मैग्नीट्यूड 30, डायरेक्शन ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड वाला कितना है भाई, 30, अनदर वेक्टर मैग्नीट्यूड 40 नॉर्थवर्ड, ये कौन सा है, 40। पहली बात तो देख 30 40, तो 50 ही आना था आंसर,
ठीक है? हैं? क्या? ऑप्शन ही फोर्थ है 50 वाली? ओहो, तो ऑप्शन ही फोर्थ। ठीक है, सीधे ही निकल गया, नंबर पता लग गया। ये 30 40 है तो इसका ये तो पाइथागोरस भी लग सकती है। 30 40 में 50 आना है। ठीक है, चल मान ले कि बाकी में से भी कोई नहीं आ सकता। इजी क्वेश्चन, इजी था। लेकिन ये 53 कैसे आया पता लग गया? याद है पुरानी बातें 11th क्लास वाली? जिसको नहीं है सुन ले भाई। अगर एक साइड 3 हो, एक साइड क्या हो 4 हो, पहली बात, चौथी कैसी आएगी? 5 ही आएगी। और इसमें तुम्हें रटवाया होगा 11th क्लास में, 3 के सामने वाला एंगल हमेशा कितना लेना है? 37। 4 के सामने वाला हमेशा कितना लेना है? 53। समझ गए? ठीक है, नहीं पता तो नोट कर लो, पता है तो अच्छी बात है। अब इसमें ये 4 है, ये कितनी है? 4 के सामने वाला एंगल कितना आना था? 53 आना था ना? ठीक है, 3 के सामने वाला कितना था? 37 आता, तो इसलिए 53 डिग्री विद ईस्ट आ गया। 53 डिग्री विद ईस्ट आ गया। करने आए क्वेश्चन के नहीं। ठीक है, इजी सी जा रहे हैं हम। इजी में भी एक आधा काम का क्वेश्चन तो निकल कर आ ही रहा है। फिर बस यही रिवीजन है बेटा, मिस्ड चीजें है ना, मिस्ड चीजें, वो हमने क्या करनी है? कवर अप करनी है। और शीट्स तो सॉल्व करनी पड़ेंगी तुम्हें। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू मिनिमम, जब एंगल कितना हो, कितने पे मिनिमम आता है? 5/2 पे। डूब के मर जा। अगर डूब के मरने के लिए बोला तो तब कहते पाए 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 पाए। मिनिमम कब आएगा? जब एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब फाइव। हम ज्यादा तेज कर रहे हैं कि ठीक है? ठीक ही है, ओके। फाइव, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a + 2j। तो बच्चों वाली बात हो गई, मजाक हो गया। इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। बताना जरा कितना तेजी से कौन निकाल रहा है? 9 4 13 और एक 14। समझ गए? ठीक है, कभी कभी बच्चों वाली बातें भी कर लेनी चाहिए। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सॉरी ए दे रखा है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। निकाल लिया ए ऑप्शन। 3 4 का मैग्नीट्यूड कितना आना था? 5। और वैसे भी सबके नीचे क्या है? 5 ही है ना? ऊपर वही आएगा, 3i + 4j डिवाइडेड बाय 5। जल्दी बोलो, क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड नीचे तो देखने की जरूरत भी नहीं थी ना, तो मैं इसको उसकी डिवाइड कर दूं। कोई समस्या नहीं? अब बताओ, चलनी शुरू हुई बात? ठीक है, वेक्टर की बातें चलनी शुरू हो गई हैं। चलो बहुत बढ़िया है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग a + b। ओके, क्या करना है? पहले ऐड करना है, और ऐड करके उसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना। अब नीचे सबके 45 ही है, उसको तो देखो ही मत। नीचे तो सबके नीचे क्या है ना? हम सिर्फ ऐड करके ऊपर वाला चेक कर लेते हैं बस। यार मेरी गल समझे कि नहीं? वैसे तो ऐड करके मैग्नीट्यूड से क्या करना है? डिवाइड करना है। बट मैग्नीट्यूड तो नीचे वाला तो 45 ही आ रहा है सबका, है ना? तो ऐड किया, बन गया ऑप्शन। पक्की बात है? देख लिया? अब थोड़ा नजर आना शुरू हुआ। यस सर। अगला क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर। जल्दी बता क्या होगा? अब तक तो हो जाना चाहिए। हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड 5, एंगल कितना है? 63। तो आंसर क्या आ गया? 5√3। और उनके बीच में एंगल कितना होगा? 30 30। ठीक है, रिजल्टेंट ए के साथ भी कितना बनाएगा? 30। बी के साथ भी कितना बनाएगा? 30 बना दे। पता लग गया? ठीक है, क्योंकि इक्वल है ना बेटा, इक्वल है तो बीचों बीच जाता हूं। 30 30। ठीक है, अगर तो जितने भी बच्चे बैठे हो सारे इस स्पीड को पकड़ पा रहे हो तो देखो नजारा है। इस स्पीड से नीचे अब कोई फायदा नहीं है ना फिर। बोलो, पकड़ पा रहे हो? ज्यादा दिन तेज अपा कर रहे हैं, इस स्पीड को पकड़ लो। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं? ओके, टू फोर्सेस numerically equal to 10 dynes are acting as shown in the figure, then find the resultant of the two vector। ओके, 60 डिग्री एंगल है इनके बीच में, रिजल्टेंट कितना आ गया जल्दी बताओ? 10√3 आ गया? गलत है, चल। 10 आएगा। एंगल कितना है इनके बीच में? 120 डिग्री है। एंगल कितना है? 120 डिग्री है। ठीक है, तो सेम सेम वाले के केस में एंगल कितना आता था? सेम आ जाता है, वो डाइन तो डाइन ही रहना। दिक्कत आ रही है कि क्लियर है? एंगल बेटा देखना, वो तो उन्होंने पागल बनाने के लिए तुम्हें 60 दिखा रखा है। ये एरो तो नीचे जा रहा है ना, ये एरो इधर लगाना था ना। तो एंगल इनके बीच में कितने हैं? 120 डिग्री है ना?
और दोनों इक्वल है, 10 और 10 120, समझ लग गया? ठीक है, ये शुरू में एंगल वाले इसीलिए करा रहा था ना मैं, एंगल देखने दी तो कोई बात नहीं, कभी मैं तो छोटा मोटा नोट करके लेके जाऊं, और जो क्लास में चला है उसको एक बार कम से कम सोचना तो सही, रिवाइज तो करना थोड़ा बहुत, हाँ, कि क्या क्या चीजें चली हैं। ओके जी, हो गया, यहां तक पहुंच गए। ओके, वेक्टर ए एंड बी मेक्स 20 एंड 110 रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर। बड़ा पंगे वाला क्वेश्चन लगता है, फोटो बना के देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी 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 जल्दी, क्या कहता है क्वेश्चन, देखना जरा। कितना, कैसे 13 है? सही कर दिया लड़के ने। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। कैसे? एक एक्सिस के साथ 20 बना रहे हैं, दूसरा एक्स एक्सिस के साथ 110 बना रहे हैं, तो इनके बीच में कितना बना? 90 ही बना। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, 90 बना, और एक 5 है, एक 12 है, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आ गया जल्दी बता? अंडर रूट 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 169 बनेगा, 13 आ गया। जल्दी बोलो, हाँ ऐसे करोगे तो है मजा। कितना आ गया? 169, 13 आ गया। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या चाहिए उसकी? डायरेक्शन भी चाहिए। बनाओ तो, डायरेक्शन तो बनाओ, वो नहीं बननी फोटो से, करना पड़ेगा। फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो चाहिए भाई। क्या करेंगे? टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू ए के साथ अगर वो अल्फा बना रहा है तो क्या लिखूं? बी साइन थीटा। बी कितना है? 12 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ए यानी 5 प्लस 12 कॉस थीटा। थीटा तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? टेन अल्फा इज इक्वल टू 12/5 आया। ओके, आंसर क्या आ गया? अल्फा इक्वल टू, मतलब ये लगा लो कि ये भी किसी कंपिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि दिखने में बड़ा सा है, लंबी कैलकुलेशन है नहीं है इसमें, राइट है? 10 इनवर्स 12/5 ये ए के साथ है। अगर मान लो उसने ऑप्शन में एक्स एक्सिस के साथ पूछा होता तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 20 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। और समझ गया कि नहीं? ए के साथ है, 20 डिग्री क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जल्दी बताओ, जो मैंने अभी अभी पॉइंट बोला क्लियर है? ठीक है, साहिल नींद आ रही है? फिर सो क्यों रहे हैं? ऐसे करके सो तो गया था, और क्या कर सोच रहा था, कह रहा सो नहीं रहा था, सोच रहा था। ओके, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल टू आर एट एंगल 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड सम एंड डिफरेंस। ओके, टू वेक्टर्स ऑफ टू है, सम क्या होगा इनका? 60 डिग्री पे सम, सम तो हो गया 2√3। डिफरेंस क्या हो? डिफरेंस भी बताओ। पेन चला लिया करो कभी कभी तो, करके देखना जीरो, फिर वही बात। डिफरेंस, डिफरेंस में क्या करना था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इनके बीच में कितने? 60 डिग्री। हाफ हो गया, कट गया, तो आंसर कितना आ गया? ए ही आ गया। तो अगर 60 डिग्री वाले, सॉरी, सेम सेम वाले 60 डिग्री पर हैं, सुन रहे हो मेरी बात को? सेम सेम वाले 60 डिग्री पर हैं, तो सम कितना आएगा? √3 है। डिफरेंस कितना आएगा? ए। उल्टा नहीं हो गया? पिछला क्वेश्चन नहीं था? दो वेक्टर्स 60 डिग्री पे हैं, डिफरेंस करने के लिए इधर गया, कितना हो गया? 120 हो गया। अब 120 में तो कितना आता है फिर इनका? सेम ही आता होता है। बन गई बात कि नहीं? बोलो, क्लियर है? ऊपर से निकला कि ठीक है, इतना तेज बनोगे? ओके, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या करना है जी? एक 4 है और एक क्या है? 3 है। क्या करना है इसका? ए प्लस बी भी फाइंड करना है और ए माइनस बी भी। ए प्लस बी कैसे फाइंड करोगे जल्दी बताओ? मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा कैसे? ए, अगर ए के बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर के नहीं? ठीक है, अब इसको छोड़ रहा हूं मैं, ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाल रखा है कि वो tan अल्फा वाला फार्मूला है ना यार, उसमें बच्चा इतना हाथ साफ नहीं कर पाता। एक बार हाथ साफ कर लेना बस। जल्दी बोलो, समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? tan अल्फा वाला जब आए ना, लगाओ जरूर, लगा के देखो पक्का। और
एक चीज अभी अभी हमने सीखी कि एक आधा क्वेश्चन तुमने क्यों गलत कर दिया, तुमने डायग्राम नहीं बनाया। एक आधा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, डायग्राम नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं एक ही बात, हर चीज को क्या लेना है, सीरियसली लेना। अगर तो बिल्कुल ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ठीक है, किया हुआ क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आ गया, ट्रिक वाला आ गया, तो ठीक है, कर दिया। लेकिन अगर थोड़ा भी सोचना पड़ा तो अपना भाई डायग्राम बना लो, देर लग जाएगी, क्वेश्चन सही हो जाएगा। सही हुआ तो 4 मिलेंगे, गलत हुआ तो 5 जाएंगे। कितने जाएंगे, 5 जाएंगे। जो मिलने थे वो तो गए ही गए, एक और देना पड़ेगा। तो इसलिए छोटी मोटी गलती नहीं करनी है। ओके, ये मैंने कहा अपने आप कर लेना। ओके, अब 2 पॉइंट सुना रहा हूं, सुनना। ये फार्मूला सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है, जल्दी बताओ। नहीं सुना हुआ तो सुनो फिर। कॉस 2 थीटा, पता है ना क्या होता है इसका फार्मूला, कि नहीं पता? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है मैथ वालों ने। कॉस 2 थीटा का फार्मूला पता है क्या होता है? क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं पता, नोट कर लो भाई। कॉस 2 थीटा, यहाँ इसका क्या फार्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ, पता है कि नहीं पता? बोला करो। ये मान लेते हैं तुम्हें पता है। ध्यान से सुनना। इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? इक्वल है। मान लेते क्या है? ए है। तो उनका अगर मैं सम करता हूं तो क्या आएगा? सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। उनके बीच का एंगल अगर थीटा, जल्दी बताओ, जल्दी आएगा। अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर कितना हो गया? 2 a स्क्वायर। ये भी हो गया 2 a स्क्वायर। ये कितना हो गया? कॉस थीटा। और जल्दी बोलो, ये बाहर आ गया, ये कितना आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गए? बोला तो करो। ये 2 a स्क्वायर है, बोर्ड पे देखना। अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। अगर ये थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 कर दो बस। 4 थीटा होगा तो 2 थीटा करना पड़ेगा, आधा लेना होता। जल्दी बोलो, समझ गए? ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा को क्या लिखूं? 2 थीटा मान के सॉल्व करूं तो ये वाला फार्मूला लगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होगा। -1 कट गया। झूल रहा है, नोट करना है इसको। मतलब हाथ यहाँ पे डाल के ऐसे ऐसे झूल। ये कौन सा मैं भी कहूँ समर हंसता क्यों है इधर देख देख कर हैं। मतलब गर्मियों में गर्मी ले रहा है। सर्दियों में गर्मी ले चल, फिर भी बात बनती है। गर्मी में कौन सी गर्मी ले रहा तू? 2 a स्क्वायर क्या है रिजल्ट, जल्दी बता। ये 2 a स्क्वायर है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 का बाहर चले गया। जल्दी बताओ, 2 a कॉस थीटा बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? तेज करा दिया कि समझ लग गया? आ गया। इससे बेटा पता क्या है, तुमने तो 3 ही रिजल्ट याद किए हैं इक्वल वाले के, इसके 3 ही किए हैं। 90 पे हो जाए तो 90 पे यहाँ 45 लगेगा, 45 का 1/√2 आएगा, तो √2 करके √2a आएगा। जल्दी बताओ, समझ में लग रहा है कि नहीं? समझ में लग गया? अगर 60 पे होता तो cos 60 का cos 30 हो जाता। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 2 कट गया तो a√3। 120 का cos 60 हो जाएगा। ठीक है, a आ जाए। ये 3 तो याद कर रखे हैं भाई, जो मर्जी आ जाए सब निकल जाएगा। जो मर्जी आ जाए सारे डायरेक्ट निकल जाएंगे, लेकिन सिर्फ किसके लिए लगता है? इक्वल वाले के लिए लगता है। सिर्फ किसके लिए लगता है? इक्वल वाले के लिए। जल्दी बताओ, समझ रहे हो कि नहीं? याद रखना है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फंडे सीखने हैं तुमने। ठीक है जी। अगर सब्ट्रैक्शन करनी होती, सुनो, सब्ट्रैक्शन करनी होती तो यहां पर इक्वल वेक्टर का केस है, ठीक है, माइनस आ रहा होता। बोलो, बोर्ड पे देखो, यहां माइनस आ रहा होता, यहां पर माइनस आ रहा होता। ठीक है, जब मैं ब्रैकेट से इसको बाहर निकालता तो ये माइनस बन रहा होता, तब मैं ये लगाता। यहां पे कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखता? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो? बोला तो करो। ठीक है, तब मैं यहां पर तो साइन वाला लगाता, ये होता 2 a स्क्वायर, यहां था 1 माइनस, ये चीज
लगाता तो -1 आता, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्या हो जाता 2 sin² θ/2 हो जाता। जल्दी बताओ, समझ रहे हो? ये कट जाते, आंसर क्या आता 2a sin θ/2। कितना आ जाता 2, साहिल नोट कर यार, 2a sin θ/2 आता बेटा। करो जल्दी नोट इसको, दो फंडे याद कर लो। डिफरेंस डिफरेंस, इक्वल वेक्टर्स ऐड करते हो तो रिजल्टेंट ये आएगा, इक्वल वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्टेंट ये आएगा। हो गया नोट? इक्वल वेक्टर ऐड करो तो वो रिजल्टेंट है, सब्ट्रैक्ट करो तो ये रिजल्टेंट। कोई समस्या? नो समस्या? ओके, चेंज कर दूं? ओके, इक्वल वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर 2a sin θ/2। काम आते हैं चीजें, संभाल के रखना, ठीक है? कहीं के पे भी काम ये आएंगी। आगे बढ़े? ओके, ये तो नोट हो गया ना। अब अगली बात है रिजॉल्विंग, वेक्टर को रिजॉल्व करना कंपोनेंट्स में। आता ही है। कौन से कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं हम? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना? कौन से कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को? हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं आमतौर पे। तो ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये क्या है, ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये थीटा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? जल्दी बोलो। ए कॉस थीटा, है ना? बताओ इसमें तो क्या बताऊंगा मैं तुम्हें, बड़े समझदार टाइप हो तुम लोग, ये तो पता ही होगा तुम्हें, रिजॉल्व करना तो आता ही है। सीधा क्वेश्चन करेंगे इस पे, राइट है? अगली बात है, ये नोट करने वाली बात है, 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करना। अगर एक वेक्टर है, अभी तो 2 कंपोनेंट ही करते होते ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अगर क्या निकालना हो, तीनों कंपोनेंट निकालने हो भाई, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट, 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करना। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ये नोट कर लेना, नहीं पता हो तो। ओके जी, तो अगर सीधे बताऊंगा कुछ बातें, ध्यान से सुननी है। अगर एक वेक्टर है ए, राइट है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाता है? अल्फा। जैसे मान लो 2D में था, जब ये 2D में, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा था? मान ले अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा था? मान ले बीटा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट था, एक्स कंपोनेंट बोर्ड पे देखना, 2D वाला पहले देख लो, वो क्या था? ए, वेक्टर ए है ना, ए कॉस अल्फा था कि नहीं? बोलो। और जो वाई कंपोनेंट था वो क्या था? ए साइन अल्फा था ना। तो कॉस बीटा लिख दूं? बताओ, एक्स के साथ अल्फा बनाया, ये वाला कंपोनेंट क्या होता था? वो तो एक्स कॉस अल्फा हो गया, ए कॉस अल्फा। समझो मेरी बात को? जो वाई वाला होता था, ये तो होता ही नहीं था, अल्फा के टर्म्स में लिखते थे तुम, क्या लिखते थे? ए साइन अल्फा लिखना था ना भाई। लेकिन अगर मैंने एंगल ही किसके साथ दिया होता उसका? वाई के साथ। जल्दी बताओ, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अगर 3D में होता, 3D में ए के साथ वो क्या बना रहा है? अल्फा। बी के साथ बना रहा है बीटा, सी के साथ बना रहा है गामा। तो उस 3D वाले का एक्स कंपोनेंट क्या है? ए कॉस अल्फा। वाई क्या है? ए कॉस बीटा। भाई उसका जेड कंपोनेंट क्या है? ए कॉस गामा। बात खत्म। समझ गए? ए के साथ अल्फा बनाया, बी के साथ बीटा बनाया, सी के साथ उसने गामा बनाया, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या है? ए कॉस अल्फा। वाई कंपोनेंट क्या है? ए कॉस बीटा, बीटा फिर वाई के साथ है। और जेड कंपोनेंट क्या है? ए कॉस गामा है। बोलो, पॉइंट क्लियर? ठीक है जी। तो ये जो ए वेक्टर है भाई, इसका एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल है? ए कॉस अल्फा। सुनते रहो भी मेरी बात। वाई कंपोनेंट है ए कॉस बीटा बेटा। जेड कंपोनेंट है ए कॉस गामा। याद रहेगा? याद रहेगा? सुन लो भी आगे की बातें, नोट करने वाली मैंने बोला था अपने आप पकड़नी है, अभी तक हाथ पकड़े। अगर नई चीज आ गई जो पहले नहीं पता थी, नोट कर लो। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, दीज आर टर्म्ड एज द डायरेक्शन
कोसाइन ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। नोट कर ले भाई, ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, कॉस के साथ अल्फा को नहीं, कॉस अल्फा को, बीटा को नहीं, कॉस बीटा को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कई बार सीधा कहेगा डायरेक्शन कोसाइन निकाल, तो तुमने क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा निकालना है। वो क्या आएगा? एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पूरे का मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पूरे का मैग्नीट्यूड। जल्दी बता, समझ गए? समझ गए? समझ गए? सिंपल सादी बात है, बस पता होनी चाहिए और मौके पे यूज करना आना चाहिए। वो डायरेक्शन कोसाइन मांग सकता है तुमसे कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो भाई। आगे बढ़ो, नोट कर लो अगला पॉइंट। डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर होता है, डायरेक्शन कोसाइन बता दिया मैंने क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अगर अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल था, बीटा वाई एक्सिस के साथ, गामा जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल था, तो बेटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल आने? 1 के इक्वल। याद कर लो, किसके इक्वल? 1 के इक्वल। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल आना है? 2 के इक्वल। किसके इक्वल आना है? 2 के इक्वल। समझ गए? समझ गए? समझ गए? इसकी जगह क्या लिखेगा? बोर्ड पे देखो, पहली पहली बार लिख ली, लिख ली। अब देख, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा दी। इसकी जगह क्या लिख सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 1 1 3 बार आ गए, 3 आ गया। और माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तीनों साइन वाले मैंने माइनस में उधर भेज दिए, प्लस हो गए। और उधर 1 था ना, उधर भेज दिया। जल्दी बोलो, समझ गए? ओके, जल्दी बताओ। ये 3D वाला फंडा याद हो गया? 2 पॉइंट है। यस, साइड वाला, हाँ उसी से बना दिया बस। पहले वाली कहाँ से आई? छोड़ उसको, क्या याद कर लो। अब डेरिवेशन थोड़ी कराऊंगा उसकी। ठीक है, याद कर लो, याद कर लो। ओके, अब जल्दी बताओ, मामला क्लियर है? क्वेश्चन पढ़। वेक्टर दे रखा है, कल को उसने सवाल डाल दिया इसका क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। निकाल लिया, निकल गए। क्या आएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन? 3 डिवाइडेड बाय पूरा मैग्नीट्यूड प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अलग अलग निकालने ना। 4 डिवाइडेड बाय इस पूरे का मैग्नीट्यूड और 12 डिवाइडेड बाय पूरे का मैग्नीट्यूड। जल्दी बताओ, समझ गए कि नहीं? मैग्नीट्यूड कितना आ गया था? ये 13 आ गया था पक्का। रूट कटने के बाद 13 आ गया, आ गया। जल्दी बता, अब ये क्वेश्चन करके नजर आया कि नहीं आया? ऐसे कुछ डायरेक्शन कोसाइन याद रखना कि डायरेक्शन कोसाइन भी निकाले जा सकते हैं। बता दूं इसको, हो जाएगा। पता लग गया ना? पता लग गया। डायरेक्शन कोसाइन, ओके। मैंने क्वेश्चन दिया, ध्यान से देख। ये तो हो गए, चलो आगे। ठीक है ना, आंसर तुम्हारे 13 आ गया था। ठीक है, 3/13, 4/13। ओके, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये वेक्टर है, सुन, ज्यादा रिजॉल्व रूल करने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस का कितना बनाता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 और √2। मैग्नीट्यूड कितना है? √2। तो ये एक्स के साथ कितना बना रहा है एंगल? कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। जल्दी बता। और वाई के साथ कितना बना रहा है? कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। मेरी बात समझ रहे हो बात को कि नहीं? कंफ्यूज किया? ओके है। मतलब डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन वाले फंडे थे, कॉस यूज करके सीधा ही एक्स के साथ, सीधा ही वाई के साथ, सीधा ही जेड एक्स के। जल्दी बताओ, समझ गए कि नहीं? कहीं लिखा हुआ है तुम्हें 2y प्लस 3j, ऐसे दे दिया, राइट? तो वो कहता है कि ये वेक्टर y के साथ कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? कॉस यूज कर। y के साथ कितना एंगल बना रहा है? कॉस यूज कर। क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 9 ते 4 13। समझ गए कि नहीं? उसने
मतलब बीटा लेना चाहिए था, लेकिन उसने तो क्वेश्चन डाल रखा है, मतलब हमने कॉस यूज करके थीटा ही लिख दिया तो भी मतलब आंसर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। जल्दी बताओ, ये जो अभी अभी फंडा चला, समझ लग गया? क्लियर है? तो इस टाइप मतलब ये चीज हमें आनी चाहिए। ओके, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फोर्स एफ न्यूटन विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आठ जनरल है 8 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 8 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 45 है, 8 cos 45 8 cos 45 ही आ जाएगा, दोनों तरफ से भी निकाल लो। बोलो ठीक है जी। ओके, ये भी हो गया। ये देखना, resolve the weight of 10 Newton in two direction which are parallel and perpendicular to slope of 30 डिग्री। ये भी बेटा किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये सैंपल शुरू से शुरू हो गए ना, सैंपलिंग शुरू से शुरू हो गई तो वो सिंपल सिंपल आते आते आगे की ओर बढ़ेंगे। ये कोई भी है, वेट ऑफ 10 न्यूटन, कितना है ये वेट? जब उसने वेट बोल दिया और यूनिट क्या दे दी, न्यूटन, तो ये 10 ही है। अगर उसने मास ऑफ 10 केजी बोला होता तो ये 10 का क्या करता, फिर मैं 100 करता। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? तो ये तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। ओके, इसको रिजॉल्व करना आता है? आता है। क्या रिजॉल्व करोगे इसको? ये इधर को है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है हमेशा, कॉस। ये कौन सा होता है हमेशा, साइन। ये हमेशा क्या होता है, नहीं पहले बेटा कौन ही पहले बोल रहा था, साइन ही बोल रहा था। कोई ऐसा ना हो कि कोई चीज जो है मैं बहुत इजी समझ के उसको छोड़ दूं और तुम्हें आती ना हो, इसलिए मैं सारी चीजें करा रहा हूँ। बीच में काम की चीजें भी निकल कर आई, एकदम देख के आंखें खुल गई तुम्हारी, और बीच में सिंपल तो चलना ही था। फिर ये कर लिया करोगे, इस टाइप का भी। ठीक है, 40 पे बोला था खत्म करूंगा, 40 पे करूँ। ठीक है, 40 पे बोला था ना, तो 40 पे ही करूँ। ठीक है, तो ऐसे ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, ओके चल ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 F2 इफ F1 F2 मेक 30 डिग्री 45 डिग्री F3 मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसके बाद छोड़ देंगे। हो गया? क्या आंसर है? F1 कितना, वो गलत हुआ तो F1 कितना आ गया 5, और F2 कितना है 5√2। यही आया सबका? यस। दोनों के बीच में एंगल कितने, 75। कैसे निकाला तुम लोगों ने? F1 प्लस F2 किसके इक्वल है, F3। मतलब इन दोनों को ऐड करो तो ऊपर जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर ही जा रहा है बस। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट कर, ये कितना बना, F1 के दो कंपोनेंट कर, ये वाला कितना होएगा F1 साइन 30, ये वाला कौन सा होगा F2 साइन 45। इसके इधर वाले कंपोनेंट कौन से जाएंगे जल्दी, तो ऊपर वाले F1 cos 30 F2 cos 45। समझ रहे हो? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोल रखा है दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ है, ऊपर ही है बस। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसको ऐसे करना था भाई, F2 साइन 45 किसके इक्वल है, F1 साइन 30। ये बना था F2/√2, ये किसके इक्वल है, F1/2। ये कट जाता, F2 किसके इक्वल आता, F1/√। अभी निकला नहीं है कुछ भी। ऊपर से इसने F3 का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10। F3 का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10। तो F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, जो कि किसके इक्वल है, F1 cos 30। cos 30 कितना, √3/2 प्लस F2 cos 45, यानी F2/√2। नहीं समझोगे, समझ गए हो, F1 √3/2 प्लस ये आएगा F2 की वैल्यू पुट कर, वो आएगी F1 बाय, ये गलत तो नहीं किया मैंने,
F1/2 ही आ गया, है ना, √2 इंटू 2 हो गया। ओके, 10 किसके इक्वल आया, F1 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में 2 भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट कितना आएगा, √3 + 1। यहां से बेटा F1 कितना आएगा, 20/√3 + 1। नहीं समझे हो कि समझ गए हो? और F2 कितना है, F1/√2। इसको √2 से क्या करते, डिवाइड करते, 10√2/√3 + 1 है। ओके जी, चलो 40 हो गए। यहां पे क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे। अब पहले तो ये बताओ, पहली क्लास है +1 की, आपकी +1 तो रिवाइज करानी है, मेन फीचर ही हमारा +1 रिवीजन है। +2 में +2 तो करनी है, +1 तो करानी है ना। अब ये बताओ, फर्स्ट क्लास लगी अपनी, वर्थ कमिंग है कि नहीं, ये बताओ। आप आए, संडे वाले दिन आ गए, तो वर्थ लगेगी तब अगली बार भी भाग कर आओगे, वर्थ नहीं होगी तो भाग के नहीं आओगे। लेकिन वर्थ तब निकलेगी जब अगली क्लास से पहले पहले जो मैं काम दूंगा ना, वो कवर अप भी कर चुका हूं। ठीक है, काम कल मिलेगा। ठीक है भाई, चलो ओके, बाय बाय।